हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड वीडियो ही है ग्लाइकोलाइसिस, और उसका पे ऑफ फेज देखेंगे जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। तो पिछले वाले वीडियोस में हम ये देखे थे कि ग्लाइकोलाइसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका स्टेप्स एक होता है प्रिपरेटरी फेज, जो कि लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो कि पे ऑफ फेज है। प्रिपरेटरी फेज एटीपी कंज्यूम करता है, एटीपी इसमें डालना पड़ता है, और यहाँ से पे ऑफ फेज में एटीपी जनरेट होता है। तो प्रिपरेटरी फेज वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स था। यहाँ पे जो तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट फॉर्म करने का जो रिएक्शन स्टेप था वही है हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप। ये इसे बोला जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। और एंजाइम कौन सा था? PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और यहाँ पे देखे थे दो स्टेप जहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होने के टाइम पे एक एटीपी कंज्यूम हो रहा था, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक एटीपी एक कंज्यूम हो रहा था, एक एटीपी कंज्यूम हो रहा था। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से उसको 20 फॉस्फेट 1,6,20 फॉस्फेट फॉर्म करने के टाइम पे और एक एटीपी कंज्यूम हो रहा था। यहाँ पे कोई भी एटीपी जनरेट नहीं होता है। अब ये जो यहाँ से जो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट डिग्रेड होकर के देखो क्या फॉर्म कर रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज देखो 6 कार्बन, ये सारे के सारे 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन है। डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट 3 कार्बन और बाकी 3 कार्बन ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये दोनों आइसोमर है। और यहाँ पे आइसोमराइजेशन के बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फॉर्म कर सकता है, और उसके बाद ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जाता है पे ऑफ फेज में। अब यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, पे ऑफ फेज। तो वही देख लेते हैं। देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये पहले यहाँ पे क्या होता है, देखो मैक्सिमम स्टेप्स यहाँ पे सारे के सारे रिवर्सिबल है, बाकी एकदम लास्ट स्टेप को छोड़ करके देखना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है 1,3-BPG, जिससे हम शॉर्ट में बोलते हैं 1,3-BPG। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करते हैं उसे बोलते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस मतलब यहाँ पे NADH का जनरेशन या फिर मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा NAD+ का। तो देखो NAD+ यहाँ पे मतलब सबस्ट्रेट के मतलब सबस्ट्रेट बनता है, और यहाँ से NADH जनरेट होता है, ठीक है। NADH प्रोड्यूस होता है। ये देखो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे आया है, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जनरेट होगा। और हम जानते हैं ये अगर ETC में जाता है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, वहाँ पे ये एक NADH 2.5 ATP जनरेट करता है, 2.5 ATP। तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से 5 ATP जनरेट होगा। तो 5 ATP इस स्टेज में जनरेट हो गया। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाने के बाद पहले स्टेप में ही एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। देखो दूसरे स्टेप में आ जाता है। और हाँ, और एक बात, यहाँ पे जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने की वजह से देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट था, यहाँ से क्या होता है 1 नंबर और 3 नंबर दो कार्बन में एक करके 2 फॉस्फेट ऐड होता है। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, जिसे हम बोलते हैं 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद क्या है, ये भी 3 कार्बन है, सारे के सारे यहाँ पे 3 कार्बन है, और सारे के सारे मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 से, क्योंकि सारे के सारे 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके ऊपर देखो अब काम करता है इसका काइनेज। काइनेज क्यों? देखो काइनेज मतलब क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट का ट्रांसफ़र। काइनेज मतलब वही एंजाइम जो फॉस्फेट की ट्रांसफ़र में इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो यहाँ पे फॉस्फेट के ट्रांसफर होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फर्स्ट कार्बन से चला जाएगा फॉस्फेट, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया। तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये भी दो मॉलिक्यूल है, 2 × 2, और ये भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फेट है 1,3-BPG से एक फॉस्फेट ADP में चला जाता है और वो ATP फॉर्म करता है। तो और एक देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से एक ATP, तो 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो 2 ATP फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 5 ATP फॉर्म हुआ। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, ये ऑक्सीडेटिव पाथवे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद ये मतलब हमारा ATP जनरेट कर रहा है। लेकिन ये जो है ये ATP प्रोड्यूस करने का तरीका को बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, SLP। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इस ATP जनरेशन का प्रोसीड्यूर को। और यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो रहा है।
और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, ओनली रिवर्सिबल काइनेज है ये काइनेज जो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये रिवर्सिबल है। देखो इससे पहले जो सारे प्रिपरेटरी फेज में हम जो काइनेज देखे थे, देखो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक काइनेज था, कौन सा था वो, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये रिवर्सिबल नहीं था, इरिवर्सिबल था। देखो एक साइड में डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मतलब इसका है, तो ये इरिवर्सिबल था। और एक था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6-bis फॉस्फेट फ्रुक्टोज का, ये कौन सा था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था, ये भी इरिवर्सिबल था। तो सारे के सारे काइनेज इरिवर्सिबल था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवर्सिबल काइनेज है, वो है ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये रिवर्सिबल है, इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो ठीक है, अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो फॉर्म हुआ, ये अभी 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा। तो जो ये भी एक आइसोमर है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन में फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम बोलते हैं म्यूटेज। जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है उसे हम बोलते हैं म्यूटेज। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम काम करेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट काम करता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से अभी इनोलेज काम करने के बाद एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। H2O मॉलिक्यूल निकलने से, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉर्म करता है। सारे के सारे 2 × 2 करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे सारे के सारे। इसके बाद इसके ऊपर पायरुवेट काइनेज काम करेगा। देखो काइनेज एक ही रिवर्सिबल है, बाकी सारे इरिवर्सिबल है, तो ये भी इरिवर्सिबल होगा। ओनली इरिवर्सिबल स्टेज है पे ऑफ फेज में, देखो ये इरिवर्सिबल स्टेज है पायरुवेट काइनेज। यहाँ पे भी एक एडीपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे अभी भी है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से सबस्ट्रेट से निकल के एडीपी में चला जाएगा और वो एटीपी फॉर्म करेगा। तो एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी, 2 एटीपी फॉर्म हुआ। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना एटीपी फॉर्म हुआ, 5 था NADH से, 5 एटीपी NADH से 5 एटीपी आ रहा था, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल करके होगा सब। और इसके पहले 2 एटीपी था जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ये वाला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, यहाँ पे भी 2 एटीपी, तो इक्वल्स टू 9 एटीपी पे ऑफ फेज में जनरेट हो रहा है। और कंज्यूम हो रहा था कितना, 2 एटीपी कंज्यूम एकदम पहले ग्लूकोज में, पहले 2 स्टेप में, तो वहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम हो रहा था, तो -2 एटीपी। तो नेट एटीपी जनरेशन है, नेट जनरेशन कितना है, 7 एटीपी। तो एक तुम्हारा ये जो है ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस में कंप्लीट, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर ग्लाइकोलाइसिस में कंप्लीटली एंटर करता है, तो उसके बाद वो 7 एटीपी जनरेट करता है ऑक्सीडेटिव पाथवे में। एक बात याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस का हम बोले थे 2 पाथवे होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक पाथवे में अगर एंटर करते हैं तो 7 एटीपी जनरेट होता है, नेट जनरेशन 7 एटीपी। ठीक है, अब आते हैं एनारोबिक पार्ट, बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस का 2 पार्ट था, एनारोबिक। तो यहाँ पे देखो जो पायरुवेट फॉर्म हो रहा था, ये जो पायरुवेट यहाँ पे लैक्टेट फॉर्म करता है, जो एंजाइम होता है, और यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइकोलाइसिस के एकदम एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट, देखे थे हमें भी पायरुवेट, और वो भी 2 मॉलिक्यूल था। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल था। यहाँ पे पायरुवेट से अभी ये ऑक्सीडेटिव पाथवे में अगर जाता है तो एसिटाइल कोए फॉर्म करता है। ठीक है, एसिटाइल कोए, ACH, एसिटाइल कोए फॉर्म कर, लेकिन ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव पाथवे में अगर नहीं जाता है, अगर एनारोबिक पाथवे में जाता है, तो ये लैक्टेट फॉर्म करता है, और जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे एक NADH कंज्यूम होता है, उसके बाद NAD+ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो स्टेज था पे ऑफ फेस का फर्स्ट स्टेज, जो कौन सा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे एक NADH जनरेट हो रहा था, वही NADH यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है। तो यहाँ पे NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना था, वहाँ से जो 5 एटीपी जनरेट होना था, तो वो 5 एटीपी जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो NADH प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब यहाँ पे, और दूसरे टर्म से हम ये बोल सकते हैं NAD+ जो कंज्यूम हो रहा था, उसको रीजनरेट करता है इस स्टेप, ये वाला स्टेप इन एनारोबिक पाथवे में। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी जनरेशन बहुत ही कम होता है यहाँ पे एक्चुअली। तो देखो कौन सा होता है, ये वाला स्टेप मिसिंग रहता है, कौन सा वाला, देखो ये NADH ये वाला स्टेप मिसिंग रहता है, ये वाला स्टेप नहीं होता है।
यहाँ से एटीपी जनरेट नहीं होता है, तो यहाँ पे तो 5 एटीपी लॉस हो गया, यहाँ पे 5 एटीपी जनरेट नहीं होगा। तो एक्चुअली तो मेनली तो कितना होगा, 7 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना होता है 2 एटीपी। एनारोबिक पाथवे में फिर 2 एटीपी जनरेट होता है। एरोबिक पाथवे में 7 एटीपी जनरेट हो रहा था, जहाँ पे 5 ही कंट्रीब्यूट कर रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद NADH ये और ये कंज्यूम हो जा रहा है, यहाँ से एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, तो 5 एटीपी माइनस, तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है एनारोबिक पाथवे में। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है एनारोबिक पाथवे में? देखो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता है। ये NADH का जो यहाँ से जो 5 एटीपी जनरेशन का जो प्रोसीड्यूर है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया ETC नहीं होगा, तो इस वजह से ये हमारा एनारोबिक पाथवे में जाता है। एनारोबिक पाथवे में जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिड प्रोड्यूस होता है, और इसमें सिर्फ 2 ही ATP जनरेट कर मतलब मिल सकता है आरबीसी को सर्वाइवल करने के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक पाथवे में डिपेंडेंट होना पड़ता है। वहाँ पर कोई ऑक्सीडेटिव पाथवे सॉरी एरोबिक पाथवे नहीं होता है। ठीक है, तो ये था एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इंपॉर्टेंस, और ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस का सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसे हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।